हेलो बच्चों, मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल बार बार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। और इससे पहले 3 वीडियो और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। ये सभी खाद्यान्न फसल है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार खाद्यान्न फसल जिसे हम खाते हैं। तो ये सभी खाद्यान्न फसल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दूध का पीएच मूल्य क्या है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। अब देखिए यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। और अगर पूछा जाए क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से ज्यादा होता है। और यह भी पूछा जाता है कि दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। और यह भी पूछा जाता है कि दूध के खट्टा होने का प्रमुख कारण क्या है, तो दूध खट्टा होने का प्रमुख कारण है कि जो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, यह लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। तो इससे इतने सवाल बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। यानी कि मैग्नीशियम यानी कि Mg ये जब सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा बंध बनाएगा। देखिए तो ये बनाएगा आयनिक बंध बनाएगा। आयनिक बंध क्या होता है, तो आयनिक बंध होता है कि जब एक धातु ओ धातु से अभिक्रिया करता है ना, तो आयनिक बंध बनाता है। आपको याद रखना है कि जब एक धातु ओ धातु से विक्रिया करता है तो आयनिक बंध बनाता है। अब देखिए मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम धातु है। और सल्फर क्या है, तो सल्फर है ओ धातु है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम धातु, सल्फर ओ धातु। तो जब धातु ओ धातु से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक बंधन बनाएगा। और जब यही रहता कि जब एक ओ धातु से विक्रिया करेगा तो सहसंयोजक बंधन बनेगा, आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए कि मैग्नीशियम जब सल्फर के साथ विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये भी बता देते। तो ये बनाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड MgS बनाएगा। तो आपको याद रखना इतना सब। अगला सवाल क्या है, देखिए घर का रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है, क्यों। घर का जो रोशनदान होता है वो छत के काफी निकट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है, इसलिए घर का रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है। आप सबको इतना भी याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, हुइटेकर का साम्राज्य। हुइटेकर क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। हुइटेकर ने सजीव जगत को 5 भागों में बांटा। किसके किस में बांटा, तो प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। तो हुइटेकर का साम्राज्य ये सभी है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये भी पूछा जा सकता है कि हुइटेकर ने जीव या सभी सजीव जगत को कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा। और कौन कौन भागों में बांटा मैंने अभी आपको बता दिया, प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी में बांटा। अगला सवाल देखिए क्या है, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। तो झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली कौन हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं अंतःपद्रव्य जालिका कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। किस में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण में। आपको ये भी याद में रखना है। अब देखिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, जिसे UNEP भी कहते हैं। तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है, जिसे कन्या भी कहते हैं। यहां पे है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है। तो फलों को पकाना यानी कि जो फलों को कौन हार्मोन पकाता है, एथिलीन हार्मोन पकाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता
जाता है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फल को कौन पकाता है तो एथिलीन पकाता है। और ये जो ऑक्सीन है और ये जो जिबरेलिन्स है ये पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में होता है, और ये जो है ना, और ये जो है पेड़ पौधों को वृद्धि करने में मदद करता है। कौन कौन हार्मोन, तो ऑक्सीन और जिबरेलिन हार्मोन, ये भी आपको ध्यान में देना है। अगला सवाल है, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के वैकल्पिक रूपों को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एलील कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब ये भी पूछा जाता है कि जीन क्या है, तो जीन जो है ये आनुवंशिकता की मूल इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। और एक सवाल पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे कि यानी कि जब जीन के डीएनए में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि जब जीन के डीएनए में कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं म्यूटेशन या उत्व परिवर्तन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब जीन के डीएनए में कोई परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्व परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, यह चाल निम्नलिखित में किसके बराबर है? वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, तो आपको बताना है कि यह किसके बराबर होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना है? तो 18/5 से गुना करना है। ये याद रखना है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से आपको गुना करना है। अगर वही दिया रहता, किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता और आपको बोलता मीटर प्रति सेकंड में बदलने, तो आपको 5/18 से गुना करना है। तो यहाँ पे हमको दिया था मीटर प्रति सेकंड, हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको कितना से गुना करना है? तो 18/5 से गुना करना है। तो जब आप 0.06 को 18/5 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.216 आ जाएगा। आपको गुना करने आता होगा, ये तो मैथ का सवाल है, आप गुना कर लीजिएगा, 0.216 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी की तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आपको बताना उसका फॉर्मूला। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, h वस्तु को जितनी ऊंचाई तक हम उठाए हैं, और g होता है क्या? तो g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये अगर आपसे यहाँ पे पूछता गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा होता है 12 mv²। ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं ऑप्शन ए वाला, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्या है कि उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। उत्प्लावन बल को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्क्षेप के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है, उत्प्लावन बल के कारण ही कोई वस्तु पानी पर तैरती या डूबती है। आपको ये भी याद रखना है। और जो उत्प्लावन बल है ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि जिस तरल पर उत्प्लावन बल लगेगा, तरल मतलब क्या? जहां पे उत्प्लावन बल लगेगा, जैसे मान लीजिए पानी में लग रहा है उत्प्लावन बल, तो यानी कि जो उत्प्लावन बल है वो पानी के घनत्व पर निर्भर करेगा, जिस तरल पर वो लगेगा। अब देखिए, जिस तरल का घनत्व ज्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि तरल का घनत्व ज्यादा तो उत्प्लावन बल भी ज्यादा, तरल का घनत्व कम तो उत्प्लावन बल भी कम होगा। अब देखिए अगला सवाल है, डॉल्फिन, चमगादड़ और प्रोपोइज का क्या उपयोग करते हैं?
डॉल्फिन, चमगादड़ और प्रोपोइज क्या उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस लिए करते हैं, जरा ये भी सुनिए। इसलिए करते हैं क्योंकि ये सभी जो है अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके अपने आसपास होने वाले खतरों का पता लगाते हैं। कौन? डॉल्फिन, चमगादड़, प्रोपोइज, ये सभी अल्ट्रासाउंड तरंग का उपयोग करके आसपास के खतरों का पता लगाते हैं। मैं आपको ये सभी इसलिए बता देता हूं कि आपका जो है एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। सिर्फ आप जो है मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं जो है अपने चैनल पे जितना वीडियो डालता हूं बस आप उसको देखते रहिए। आपका एक भी जो है क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं कि अब चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। क्या देखिए, जब हम अधिक सिंचाई करते हैं तो भूमि में क्या होता है? अम्लीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? फसल उसमें खराब हो जाएगा जब बढ़ जाएगा अधिक। तो इसलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। लोग जो है ज्यादा सिंचाई कर देते, यही कारण है। अगला सवाल है कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर स्थापित किए जाते हैं? तो एसपीएम को नियंत्रित करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम राज्य में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है, मानस वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन बनता है? कोयला बनता है। जब कोयला को जलाते हैं ना तो कोयला से बहुत खतरनाक गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। उससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन है? तो कोयला है। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध इन चार ऑप्शन में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा कि चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल देखिए बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बिजली की घंटी ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, याद रखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है, मैग्नेटिक प्रभाव पर काम करती है बिजली की घंटी। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। अब जानते होंगे कि श्वेत प्रकाश, जैसे ये देखिए यहाँ प्रिज्म है, तो जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये जो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, आपको पता होगा। और जो है श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग इसको 10th क्लास में पढ़े होंगे। वर्ण विक्षेपण कहते हैं श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा विचलन होता है जिस कलर का, वो होता है बैगनी। बैगनी कलर का विचलन जो है सबसे ज्यादा होता है, और जो सबसे कम विचलन होता है वो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यानी कि वही बोला है ना कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह क्या है? तो वह हो जाएगा बैगनी रंग हो जाएगा। और सबसे कम विचलन पूछेगा तो लाल रंग मार देना है आप सबको। तो ये थे साइंस के टॉप 20 सवाल। अगर और भी आपको इस तरीके के साइंस के और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस छूट नहीं सकता है, तो बस आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते आइए। बस आपका एक भी सवाल
एग्जाम में छूट नहीं सकता है। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।